हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त और एकदम जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं NCERT की क्लास की, जिसमें हम 6 से 8 इतिहास, भूगोल और राजनीति यानी या नागरिक शास्त्र, इसके NCERT को अध्ययन करेंगे और विस्तार से रिवाइज करेंगे। क्योंकि क्योंकि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम पूरा NCERT बेस्ड होता है, जिसमें SST पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो आज है हमारी क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें हम भूगोल से शुरुआत करेंगे और बारी बारी से हम भूगोल को कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री और उसके बाद सामाजिक एवं तो आज है हमारी क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें हम भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। और एक दो दिन में ही हम हिस्ट्री की भी NCERT क्लास शुरू करने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा, चंद्रमा कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पूरा गोल, कभी छोटा सा गोल, इस तरह से अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं, और जब आप पूर्ण चंद्रमा यानी कि पूरा गोल चंद्रमा देखते हैं तो यह रात पूर्णिमा कहलाती है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, और ये नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। ऐसे ही रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है, उसके तेज रोशनी की वजह से हम रात दिन में कोई भी तारे, चंद्रमा आदि को नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और इसलिए सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये आकृति और ये आकृति। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और ये आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, और ये बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जैसे कि एक सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि। ये 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे, और तारा उत्तर दिशा को बताता था, और इसे ध्रुव तारा भी कहते थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाई जाए, तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, और वे तारों से के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को क्या ग्रह कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी ऊर्जा और अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, और ये तारों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, और इनको ग्रह कहते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द से बना है, और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि इस तरह के वलय पाए जाते हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये हमारा क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह। सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, फिर मंगल, और इनके बाद पड़ती है क्षुद्र ग्रह पेटी, और उसके बाद आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर आता है शनि, उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। बुध जो सूर्य के चारों को ओर एक परिक्रमा करता है 88 दिनों में, और अपने अक्ष पर घूमता है 59 दिनों में। शुक्र जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 255 दिनों में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिनों में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है 365 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटे यानी कि एक दिन में। मंगल जो सूर्य के ओर के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 687 दिन में,
और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है लगभग 24 घंटे में पृथ्वी के बराबर। फिर आता है बृहस्पति, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 11 सालों में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 महीने 9 घंटे में कर लेता है। शनि, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 10 घंटे में कर लेता है। और यूरेनस, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करता है और अपने अक्ष पर लगभग 17 घंटे में। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। तो इसमें सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में शनि के पास लगभग 150 उपग्रह और दूसरे नंबर पर बृहस्पति, जिसमें लगभग 90 उपग्रह इनके पास हैं। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह जो कि चंद्रमा है। अब बात करते हैं सौर मंडल की। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, और ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्रेफिया का अर्थ है लिखना। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 होते थे और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, जिनमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इनको याद करने की एक ट्रिक है, जो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मरकरी, वेरी फॉर वीनस, एफिशिएंट ई फॉर अर्थ, मदर में एम फॉर मार्स, जस्ट में जे फॉर जुपिटर और सर्व्ड में एस फॉर सैटर्न, अस में यू फॉर यूरेनस और नट्स में एन फॉर नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और इनको कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है
और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, जो कि 2006 अगस्त में हुई थी, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे अन्य ग्रह खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर भी पाई जाती हैं और पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है और इसीलिए इसे को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट तक का समय लग जाता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे ज्यादा नजदीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उपग्रह उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि जितने समय में ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये चंद्रमा का जितनी समय में अपने अक्ष पर घूमता है उतने ही समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है और इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तारों और ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली सफेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? और ये लाखों तारों का समूह होता है और ये पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल उस आकाश गंगा का ही एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड, जिसके अंदर असंख्य आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगा के अंदर अपना अपना एक सौरमंडल होता है और सौरमंडल के अंदर पृथ्वी है। तो आज हमारा ये क्लास नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और इसके अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। ग्रह एवं तारे में क्या अंतर है? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? और ब्रह्मांड क्या है? उसके बाद है विकल्प, जिसमें किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा हुआ ग्रह कहा जाता है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और कल हम क्लास नंबर 2 के साथ उपस्थित होंगे आपसे इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू।